ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक रोहतक शहर से। रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में एक घर था जिसमें मलिक परिवार रहता था। 27 अगस्त 2021 दोपहर 2 बजे के आसपास घर का इकलौता बेटा अभिषेक मलिक, जिसकी उम्र 20 साल थी, अपने घर पर आता है। इसको अपने परिवार की चिंता हो रही थी क्योंकि जब ये रास्ते में था तो किसी काम के लिए घर पर फोन कर रहा था। माँ बबली देवी और बहन नेहा मलिक दोनों का ही फोन बंद था और पिता प्रदीप मलिक भी फोन नहीं उठा रहे थे। इस दौरान जब परिवार में किसी से बात नहीं हुई तो अभिषेक ने अपने पड़ोस में रहने वाले चाचा जी को कॉल किया और उन्हें बताया कि मम्मी, पापा और नेहा फोन नहीं उठा रहे। ये सुनकर चाचा भी थोड़े हैरान होते हैं। अभिषेक कहता है कि आप एक बार घर जाकर देखिए। अब चाचा अपने भाई प्रदीप मलिक के घर पर आते हैं। घर का सबसे बाहरी गेट खुला हुआ था, केवल भिड़काया गया था। इसे खोलकर चाचा अंदर जाते हैं। मेन डोर पे पहुंचते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं। मेन डोर बाहर से लॉक था तो लगा कि पूरा परिवार कहीं गया हुआ है। इसके बाद वो दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करके अपने भैया भाभी के बारे में पूछते हैं, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता। पूछताछ करने में करीब आधा घंटा बीत जाता है और दोपहर के 2 बज जाते हैं। अभिषेक भी घर पहुंच जाता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। अभिषेक घर से बाहर जो सीढ़ियां थी उनसे होता हुआ फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। वहां का दरवाजा भी बाहर से लॉक था। फिर अभिषेक अपने मामा को कॉल करता है और पूरी कहानी बताता है तो मामा जी सलाह देते हैं कि तुम दरवाजा तोड़ने की कोशिश करो, मैं पहुंच रहा हूँ। मामा जी रोहतक जिले के सांपला नाम की जगह पर रहते थे। तुरंत अपनी कार से विजयनगर कॉलोनी के लिए रवाना होते हैं। इधर अभिषेक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। 4-5 चोटों के बाद दरवाजा टूट जाता है। अभिषेक अंदर जाता है। सबसे पहले नेहा का कमरा आता है। वो जैसे ही अपनी बहन के कमरे में गया, उसकी चीख निकल गई और बेसुध होने लगा। अभिषेक की चीख इतनी तेज थी कि नीचे खड़े मामा जी और आस पड़ोस वाले लोग भागकर ऊपर आ गए। इनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। बेड पर नेहा लहूलुहान पड़ी हुई थी। बिस्तर पूरा खून से लाल हो गया था। अगले कमरे में नानी रोशनी देवी और माँ बबली देवी का भी वही हाल था। नानी बेड पर थी और माँ फर्श पर। इसके बाद कुछ लोग नीचे आकर ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा तोड़ते हैं। वहाँ भी एक रूम में प्रदीप मलिक की लाश पड़ी थी और पास ही में फोन गिरा पड़ा हुआ था। अभिषेक का हाल ये सब देखकर बेहाल हो चुका था। मामा और चाचा इसे संभालने की कोशिश करते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। एक ही घर में 4 लोगों के साथ ऐसा हश्र। पुलिस हड़बड़ी में स्पॉट पर पहुंचती है। एम्बुलेंस बुलाए जाते हैं और सबकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। यहाँ आकर पता चलता है कि माँ, पापा और नानी तो मर चुके हैं, लेकिन बहन नेहा की पल्स अभी भी चल रही है और तुरंत उसको आईसीयू में भर्ती किया जाता है। वैसे इन 4 सदस्यों को गोली मारी गई थी, जिससे ये तो कंफर्म हो गया था कि ये कत्ल का मामला है। अभिषेक अब अनाथ हो चुका था। घर में कोई नहीं बचा था। बहन के बचने की भी उम्मीद नामात्र थी क्योंकि उसके सिर में गोली लगी थी। दिन दिहाड़े एक कॉलोनी में ऐसा भयानक हादसा लोगों में डर, गुस्सा और दुख का कारण बन गया। पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। घर की तलाशी ली जाती है। सारे एविडेंस इकट्ठे करते हैं। प्रदीप मलिक का फोन भी हिरासत में ले लेते हैं। जमीन पर पड़े गोलियों के खोल भी उठा लेते हैं। ये टोटल 5 थे। घर के आसपास के कुछ घरों में कैमरे भी लगे थे। इनसे फोटोज लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिनकी मृत्यु हो गई उनका पोस्टमार्टम किया जाता है और नेहा का इलाज चल रहा था। पोस्टमार्टम के बाद तीनों डेड बॉडीज उनके परिजनों को सौंप दी जाती है। माता पिता का अंतिम संस्कार तो रोहतक में ही हो गया और नानी का उनके अपने घर पर। इधर
जो सीसीटीवी फोटोज मिले थे उन्हें देखना शुरू करते हैं, पर इनमें से कुछ खास नहीं मिलता। कोई सस्पेक्ट नहीं दिखा। अब अभिषेक से पूछताछ करनी थी, पर इसका तो रो रो कर बुरा हाल था। बात करने की हालत में नहीं था। मगर जैसे तैसे थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं और कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्या ये सब कुछ दुश्मनी में किया गया? पुलिस के मन में जब ये सवाल आया तो मलिक परिवार के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है। आस पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार सबसे पूछताछ होती है, मगर इनका कोई दुश्मन नहीं निकलता। इसके बाद चोरी के एंगल से देखते हैं, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। घटना 27 अगस्त को दोपहर को हुई थी और इसके 2 दिन बाद यानी कि 29 अगस्त को नेहा मलिक की भी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद इसका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। सभी के पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इनके सिर में गोली दागी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली बिल्कुल पास से दागी गई थी। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? कोई बाहरी इंसान इतने पास से गोली नहीं चला सकता और सीसीटीवी में भी घर के दरवाजे से कोई आते जाते नहीं दिखा। जब अभिषेक घर पर आया तो ऊपर और नीचे का दरवाजा बाहर से लॉक था, लेकिन इनकी चाबी तो केवल घर वालों को ही पता होगी, बाहरी इंसान नहीं जान सकता था। कुल मिलाकर यही समझ में आ रहा था कि इन सभी कत्लों के पीछे कोई बाहरी नहीं बल्कि अंदर का ही शख्स था। पुलिस ने घटना के दौरान अभिषेक से जो भी छोटी मोटी पूछताछ की तो उसमें वह कभी कुछ बता रहा था तो कभी कुछ। बार बार वो अपने बयान को बदल रहा था। लगा कि परिवार जाने के दुख में इसका दिमाग चलना बंद हो गया है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोला जाए। पुलिस अभिषेक से ठीक से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पास हर वक्त कोई न कोई रहता था। अब तक जितनी भी जानकारी इकट्ठी हुई थी उसमें सिर्फ अभिषेक के बयान की ही कमी थी। यही घर में आखिरी इंसान बचा था तो शायद इसको पता होगा कि इन सभी कत्लों के पीछे किसका हाथ हो सकता है। अब पुलिस अभिषेक का नॉर्मल होने का वेट करती है। अगले दिन 30 अगस्त को इसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है, वो भी अकेले। इससे पूछताछ होती है तो ये अपने 27 अगस्त के दिनचर्या के बारे में बताता है। रोजमर्रा की तरह ये और इसका परिवार सुबह अपने समय पर उठते हैं। फिर लगभग 10 बजे के आसपास सभी ने एक साथ नाश्ता किया। उसके बाद करीब 11 बजे अपने घर से निकल गया। उसके दोस्तों ने लंच की पार्टी दी थी। ये पार्टी दिल्ली बाईपास पर स्थित एक होटल में थी। पार्टी के बाद दोपहर 1 बजे अपनी माँ को फोन करता है जो स्विच ऑफ था। फिर बहन को कॉल किया तो उसका भी फोन बंद था। पापा को कॉल किया तो वो भी फोन नहीं उठा रहे थे। फिर 1:30 बजे के करीब चाचा को फोन करता है और लगभग 2 बजे घर पर पहुंचता है। पुलिस उसका घर से निकलने का समय, होटल में पार्टी करने का समय और वापस आना सभी बयानों को जांच करती है। अभिषेक का पुलिस को दिया गया बयान सच था। पूछताछ के दौरान पुलिस ने नोटिस किया कि अभिषेक का हाव भाव, बात करने का तरीका सब कुछ लड़कियों जैसा है, जबकि ये तो लड़का है। इसके इस तरह के बर्ताव के बारे में पड़ोसियों से पूछा जाता है। पता चला कि अभिषेक गे है और इसी बात को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से घर में झगड़े हो रहे थे। ये पुलिस के लिए कान खड़े करने वाली जानकारी थी। अब पुलिस देखती है कि अभिषेक किन किन दोस्तों के साथ रहता है। पता चला कि ये सभी बचपन के दोस्त हैं। बस एक दोस्त बाहरी था जिसका नाम था कार्तिक। ये उत्तराखंड का रहने वाला था और ये सिर्फ अभिषेक का दोस्त था। आगे पता चला कि ये भी एक गे है और अभिषेक का बॉयफ्रेंड था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये वही तो नहीं जिसकी वजह से घर में इतना बड़ा कांड हो गया। अब कार्तिक को ढूंढा जाता है क्योंकि शायद उससे कुछ पता चल सके। एक टीम कार्तिक को ढूंढ रही थी और दूसरी टीम अभिषेक से आगे की पूछताछ करती है। 30 अगस्त 2021 को
अभिषेक से पूछताछ शुरू हो गई थी और 2 सितंबर को रोहतक के एसपी ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। एसपी ने बताया कि अभिषेक ने ही अपनी मां, नानी, बहन और पापा की गोली मारकर हत्या की है और ये बात अभिषेक ने खुद मानी है। ये बात बाहर आते ही लोगों को सदमा लगा कि 20 साल का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। इस सच्चाई के साथ एक कहानी भी बाहर निकलती है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हरियाणा के रोहतक जिले के विजयनगर कॉलोनी में एक परिवार रहता था, मलिक परिवार, जिसके मुखिया थे प्रदीप मलिक। इनका प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार था। हरियाणा से दिल्ली तक इनकी अच्छी जान पहचान थी। ये काफी बड़े आदमी थे। इनकी पत्नी थी बबली देवी, ये एक हाउसवाइफ थी। 2 बच्चे थे, 20 साल का अभिषेक मलिक और 18 साल की एक बेटी नेहा मलिक। अभिषेक रोहतक में 12th पास करने के बाद दिल्ली के एक एयरलाइन कंपनी में कैबिन क्रू का कोर्स करता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद वापस रोहतक आकर एक कॉलेज में बीकॉम करना शुरू कर देता है। इसका ये कोर्स अभी चल रहा था और नेहा भी अपनी पढ़ाई कर रही थी। क्योंकि पापा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे तो जान का खतरा भी बना रहता था। ये अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स रखते थे और अपने साथ सेल्फ डिफेंस के लिए एक गन भी रखी थी। इन्होंने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी तीनों को ही गन चलाना सिखाया था, क्योंकि मुसीबत का क्या पता कब कहां से आ जाए। अभिषेक जब कैबिन क्रू का कोर्स कर रहा था तब यहाँ पर एक और लड़का उत्तराखंड से आता है जिसका नाम था कार्तिक। दोनों की मुलाकात होती है। चूंकि ये दोनों एक ही बैच में थे तो जल्दी ही दोस्त भी बन जाते हैं। अभिषेक गे था, ये बात इसके अलावा किसी को नहीं पता थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ रही थी। एक दिन इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है कि ये दोनों समलैंगिक हैं। दोनों रिलेशन में आ गए। कोर्स कंप्लीट होने के बाद दोनों दिल्ली के होटल्स में कई दिनों तक रहते थे और परिवार वालों को लगता था कि अभिषेक अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है। अभिषेक कार्तिक को अपने घर भी लाता था और उसने कार्तिक का इंट्रोडक्शन परिवार वालों से एक अच्छे दोस्त के तौर पर करवाया था। दोनों घर पर एक ही रूम में रहते थे। हफ्ता दोनों साथ में रहते थे। अभिषेक इसके ऊपर पैसे भी उड़ाता था। अच्छे होटल्स में खाना खाते। अभिषेक के पास एक कार थी जिसमें दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन इन दोनों ने प्लान बनाया कि यूरोप में जाकर सेटल हो जाएंगे। अभिषेक ने सोचा जाने से पहले जेंडर चेंज करवा लेना चाहिए, इसलिए उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन 5 लाख रुपए लगेंगे। अभिषेक के पास इतने पैसे नहीं थे और ना ही कार्तिक के पास थे। अभिषेक को जो पॉकेट मनी मिलती थी वो भी ऐशो आराम में उड़ा देते थे। अब अगर इकट्ठा करने लगते तो कई महीने बीत जाते, लेकिन इतना सब्र कौन करेगा। 2021 के जुलाई में अभिषेक अपने पापा से 5 लाख मांगता है। हालांकि आज तक उसने कभी इतने पैसे नहीं मांगे थे। जब माता पिता ने वजह पूछी तो वो गोलमोल बातें करने लगा। माता पिता को अभिषेक की बातें अजीब लगी, क्योंकि अब उसका चाल चलन भी बदल सा गया था। वो लड़कियों जैसा बर्ताव करने लगा था। चलने फिरने, बात करने का स्टाइल सब लड़कियों जैसा हो गया था। इसके माता पिता ने अभिषेक का सच जानने के लिए उसे उकसाने की कोशिश की तो वो सब कुछ उगल देता है कि वो सर्जरी करवाकर लड़के से लड़की बनना चाहता है। यह सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा उसको बहुत पीटते हैं और पैसे देने से साफ इनकार कर देते हैं। अभिषेक बार बार कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। माता पिता अभिषेक को बहुत समझाते हैं कि तुम अभी 20 साल के हो, अच्छी खासी जिंदगी पड़ी हुई है, इतनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी और नेहा की ही तो है। अभिषेक अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता, उसे केवल 5 लाख ही चाहिए थे। पिता ने धमकी दी कि अगर तुमने अपना जेंडर चेंज करवाया तो सारी प्रॉपर्टी नेहा के नाम कर देंगे। अभिषेक चुपचाप वहां से चला गया।
इसके बाद माता पिता ने अभिषेक को पॉकेट मनी भी देना बंद कर दिया, गाड़ी भी ले ली और कार्तिक का घर पर आना बंद कर दिया। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। अभिषेक अपनी नानी से बहुत प्यार करता था, इसलिए माँ ने नानी को घर पर बुला लिया इसको समझाने के लिए। अब वह अपनी बहन से भी चिढ़ने लगा था क्योंकि माता पिता का लगाव नेहा से ज्यादा हो गया था। अभिषेक को लगा कि नेहा ही उसके माता पिता को भड़का रही है। अभिषेक के सपनों के रास्ते में उसका परिवार एक कांटा बन चुका था। इनके जीते जी तो ये कुछ कर नहीं सकता था, तो इसने सोचा कि अगर सब चले जाए तो कोई रोकने वाला भी नहीं होगा और सारी प्रॉपर्टी भी मुझे मिल जाएगी और फिर यूरोप भी नहीं जाना पड़ेगा। इसने अपना मन बना लिया कि ये पूरे परिवार को ही रास्ते से हटा देगा। माता पिता के मना करने के बावजूद भी वह हर महीने कार्तिक से रोहतक के होटल में मिलता था। 25 अगस्त को भी कार्तिक रोहतक आया। दोनों साथ में एक होटल में चेक इन करते हैं। इस दौरान होटल स्टाफ ने आईडी प्रूफ मांगा तो अभिषेक ने देने से मना कर दिया। मैनेजर से थोड़ी बहस के बाद दोनों ने अपना अपना आईडी जमा कर दिया। 25-26 अगस्त ये दोनों साथ में रहते हैं। 27 अगस्त को अभिषेक अपने घर पर आता है। 10:30 बजे तक बैठकर अपने परिवार के साथ नाश्ता किया। चूंकि ये जानता था कि पापा अपनी गन कहाँ रखते हैं, अभिषेक वो चुरा लेता है। नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए, लेकिन अभी तक नानी ने नाश्ता नहीं किया था। बहन अपने रूम में सोने के लिए चली गई। भाई उसके पीछे पीछे जाता है, चुपचाप टीवी ऑन कर देता है और वॉल्यूम फुल कर देता है। नेहा भी सोच ही रही थी कि ये क्या कर रहा है। इतने में वो नेहा के पास आया और जेब से गन निकालकर गोली सीधे सिर में दाग दी। गोली की आवाज टीवी की आवाज में दब गई। इस कत्ल के बाद अभिषेक ने अपनी नानी को ये कहकर ऊपर बुलाया कि वो उन्हें गिटार की नई धुन सुनाना चाहता है। नानी अभिषेक के रूम में जाती है और वो टीवी की आवाज का सहारा लेकर फिर से नानी के सिर में गोली दाग देता है। नानी बेड पर गिर गई। फिर ये नीचे आता है। माँ कुछ काम कर रही थी। माँ ने अभिषेक को देखा और उससे पूछा, नानी कहाँ पर है? मैं नाश्ता निकाल रही। अभिषेक ने अभी अभी 2 कत्ल किए थे, फिर भी बिल्कुल नॉर्मल था। माँ को बोला कि वो ऊपर मेरे रूम में है। जैसे ही माँ ऊपर गई वो नानी की हालत देखकर घबरा गई। फिर वो पीछे मुड़कर अभिषेक की ओर देखती है तो अभिषेक, जो कि पहले से ही पीछे गन लेकर खड़ा था, सिर पर गोली दाग देता है। माँ फर्श पर गिर गई। इसके बाद अभिषेक वापस नीचे आता है। देखा कि पापा फोन पर किसी से बात कर रहे थे। कमरे का दरवाजा भिड़काया हुआ था। अभिषेक अंदर आया और चुपचाप बेड पर बैठ गया। पापा भी बात करते करते उसके पास आकर बैठ जाते हैं। जैसे ही फोन कटा वैसे ही अभिषेक ने गोली चला दी। वो नीचे गिर गए, लेकिन अभिषेक को लगा कि पापा अभी भी जिंदा हैं, तो उसने एक और गोली दाग दी। पिता की मृत्यु हो गई। अभी तक अभिषेक को लग रहा था कि घर के सभी लोग खत्म हो चुके हैं, पर नेहा अभी भी जिंदा थी। इसके बाद अभिषेक ने घर और गाड़ी की चाबी ली, घर को बाहर से लॉक कर दिया, बंदूक को नाले में फेंक दिया और गाड़ी से निकल गया। अब 11 बज चुके थे। अब वो कार्तिक के पास जाता है। दोनों होटल से चेकआउट करते हैं। प्लान के अनुसार फिर दिल्ली बाईपास पर स्थित एक होटल में दोस्तों के साथ पार्टी की। पार्टी अभिषेक ने दी थी। किसी भी दोस्त को ये नहीं पता था कि अभी अभी उसने कितना बड़ा कांड किया है। ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। दोस्तों ने बहुत सारी खाने पीने की चीजें ऑर्डर की। सभी लोग खा पी रहे थे, लेकिन अभिषेक ऐसे ही बैठा था। ऊपर से तो नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से डरा हुआ था। इसको पकड़े जाने की टेंशन थी। इसके बाद ये अपने माता पिता और बहन को कॉल करने का नाटक करता है। चाचा मामा को भी फोन करता है। घर जाता है, दरवाजा तोड़ता है और रोने धोने की एक्टिंग करता है। 2 सितंबर 2021 को पुलिस अभिषेक को अरेस्ट कर लेती है और कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट से 5 दिनों का रिमांड मिलता है। पुलिस बाकी के एविडेंसेस कलेक्ट करती है, जैसे कि गन और कपड़े जो अभिषेक ने कत्ल के वक्त पहने थे। अब अभिषेक बड़े आराम से सभी सवालों के जवाब देता है और जब भी रोता है इसलिए नहीं रोता कि उसे अपने किए पर पछतावा है।
बल्कि कार्तिक की याद में रोता है। वह कहता है कि उसे किसी भी जेल में डाल दो, बस साथ में कार्तिक होना चाहिए। पुलिस को लगता है कि इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, इसलिए मनोचिकित्सक को बुलाकर इसकी जांच करवाई जाती है, पर यह बिल्कुल नॉर्मल था। पुलिस की एक टीम ने इसके प्रेमी कार्तिक से भी बात की, पर उसका कहना था कि उसे बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि अभिषेक इतना बड़ा कदम उठाएगा। दिसंबर 2021 को ये केस स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। फिलहाल इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। इस केस पर आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।